हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये बीपीएससी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है। तो ये आपका सेट नंबर 1 है, ठीक है। और ये एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा अभी लेटेस्ट बुक ये निकाला गया है। ये आपका वॉल्यूम नंबर कितना है तो 3 है। और ये री एग्ज़ाम होने वाला है, इसी के बेस पे इसमें क्वेश्चन डाला गया है। क्योंकि जो भी अभी इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन डाला गया ये सभी लेटेस्ट करंट अफेयर है, जैसे आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बहुत पहले आया था, तो उसका करंट अफेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के इस बुक में जो करंट अफेयर अवेलेबल है और जो भी इसका पैटर्न अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन आज का। देखिए यहाँ से सेट नंबर पहला है, इसका जो पहला क्वेश्चन है हम यहाँ से नीचे कर दिए हैं। देखिए आपका सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुने यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराए हैं, ठीक है। तो किसको हराए हैं, मतलब ये जीते हैं, ये द्रौपदी मुर्मू है। और ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति आपको याद रखना है किसको हराए हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यशवंत सिन्हा को हराए हैं। किसको हराए हैं, यशवंत सिन्हा को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को सुमेलित करें। तो आपको सुमेलित करना है। ऐसे सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में आपको जो सबसे पहले आता है उसको सुमेलित करिए। जैसे कि आर्टिकल 61 है, तो ये महाभियोग से संबंधित है, बहुत फेमस है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके साथ आपका डी मिल जाएगा। उसके बाद है आपका मतलब 72 है जो अनुच्छेद, ये आपका राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है, तो इसका ई से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे कि 54 तो आप जानते हुए कि ये चुनाव से संबंधित है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उसके बाद 55 जो होता है ये चुनाव के तरीका से संबंधित है, और 53 जो है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मतलब इस तरीके से करें कि जो सबसे पहले आपको आता है, क्योंकि इसमें देखिए मतलब ऑप्शन 3 और 4 में जैसे 61 और 72 ये आपको अच्छे से आता रहा होगा, और 54 भी अच्छे से आता रहा होगा। 53, 55 में कन्फ्यूजन है, तो अगर 3 वो आता है तभी भी आपका आंसर बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में इसमें से कौन कौन है इसको आपको बताना है, इस पर विचार करना है। तो देखिए इसमें से आपका 2, 3 और 4 जो है ये सही है, ठीक है, जबकि एक क्या है तो गलत है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन इसको एक बार पढ़ लीजिए कि जैसे कि आपका 65 में क्या दिया है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य। जैसे कि मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पोस्ट पे अगर नहीं रहते हैं अवेलेबल, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्य कर सकते हैं। आर्टिकल 65 में ऐसा दिया गया है। अनुच्छेद 66 में क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, सही बात है। और 71 में क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के जाँच से संबंधित है। जबकि अगर हम बात करें 63 में, तो 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा 63 में क्या लिखा है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 4 नंबर है, कह रहा है कि ओलंपिक चैंपियन चैंपियंस नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियन में कौन सा पदक जीते हैं। तो इनके द्वारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रजत पदक जीता गया। कौन सा पदक जीता गया, रजत पदक जीता गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, उनमें से कौन शामिल नहीं है। इनमें से कौन शामिल नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 5 का आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब इसमें से जो भी है ये सबको शामिल किया गया। जैसे कि आपका कड़ी किली पक्षी अभ्यारण्य को भी शामिल किया गया। उसके बाद पिल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट को भी शामिल किया गया। उसके बाद सांख्य सागर आर्द्रभूमि को भी शामिल किया गया है, और पाल आर्द्रभूमि को भी शामिल किया गया। ये सब किस किस राज्य में, ये भी हम आपको बता देते। जैसे कि देखिए जो आपका सांख्य वाला है ये आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में, ये आपका तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में, और ये भी आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये 3 को तमिलनाडु में नहीं, ये पाल वाला जो आपका तमिलनाडु में नहीं, ये आपका मिजोरम में है। ये कहाँ पे, पाल वाला आपका मिजोरम में है, कहाँ पे, मिजोरम में। तो एक बार देख लीजिए, जैसे कि आपका कड़ी किल्ली जो है ये आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद पिल्ली करनई जो है ये भी आपका तमिलनाडु में है। सांख्य सागर जो है ये आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और पाल जो है यानी कि पाल आर्द्रभूमि पाला आर्द्रभूमि है, ये आपका कहाँ पे, तो मिजोरम में। कहाँ पे, मिजोरम में। तो ये सभी को शामिल किया गया। एक और है उसको भी आप याद रख लीजिए, जो 5 यहाँ पे पूछा गया ना, तो 5वां नंबर का आप याद रख लीजिए क्या है, तो पिचवरम मैंग्रोव है, पिचवरम मैंग्रोव है, वो 5वां है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है,
कह रहा है कि हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया, तो किसको दिया गया, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया, तो विश्व बैंक के अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि इंद्रमित गिल को किया गया। किसको, इंद्रमित गिल को किया गया। आप सीधे इतना भी याद रखिएगा ना गिल, तभी भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका छोटा छोटा पॉइंट जो है ना, यही आपको एग्जाम में याद दिला देता है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे भी एक गांव है, यानी कि बुरहानपुर गांव है, वहीं पे मतलब मध्य प्रदेश के गांव है बुरहानपुर। ठीक है, वही गांव को मतलब हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सुर्खियों में रही बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका 9 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थानीय निकाय में संरक्षण से संबंधित है। स्थानीय निकायों में संरक्षण से संबंधित है कौन सा आयोग, तो आपका बंठिया आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा देश जो है I2U2 ग्रुपिंग में मतलब जो है ये शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इजराइल हो जाएगा। भारत, इजराइल, UAE और USA इसमें शामिल है। ठीक है, और ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, जैसे I2U2 में कौन सा देश शामिल है, तो भारत, इजराइल, UAE और USA इसमें शामिल है। अगला देखिए, अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस कंपनी द्वारा सर्वाइवल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया गया था। ठीक है, तो इस मतलब वायरस के लिए जो वैक्सीन का उत्पादन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब इस वायरस के लिए वैक्सीन का उत्पादन किया गया। किसके द्वारा, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। अगला देखिए, अगला जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया, तो किसको लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को किया गया। ठीक है, भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया, तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा साइज बड़ा कर देते, 1 सेकंड रुकिए। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा, तो भारत जो है चीन की आबादी से भी आगे निकल जाएगा, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 2023 तक जो है मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है मतलब इस संस्था के अकॉर्डिंग भारत जो है 2023 में चीन से भी आगे निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो भी है आपका सभी सुमेलित है। जैसे कि 48वां जो है G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है अभी, तो जर्मनी में हुआ है, ये आपका सुमेलित है। और यही क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि अभी BPSC के द्वारा एक एग्जाम लिया गया है, उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला आपका कि जैसे कि 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे, तो बाली में होगा, इंडोनेशिया के बाली में। बाली की जगह आपका इंडोनेशिया भी ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, अगला है कि जैसे कि आसियान 2022 कहाँ पे हुआ, तो ये कंबोडिया में हुआ है। और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पे, तो जेनेवा में हुआ है। तो इसमें से सभी सुमेलित है, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मतलब इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में आते हैं हमेशा और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होते रहता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप 1-2 बार देखते रहिएगा ताकि आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यानी कि 2022 से 23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी को चुना गया। किसको चुना गया, वाराणसी को चुना गया। अगला देखिए, अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जेरूसलम डिक्लेरेशंस इजराइल और किस देश के बीच एक राजनीतिक समझौता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसके बीच में, तो USA के बीच में। इजराइल और USA के बीच में एक समझौता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है। ठीक है, तो विंबलडन सबसे लास्ट में होता है और महिला और पुरुष के दोनों के विजेता इसमें कौन है, तो एलेना जो है ये महिला के, एलेना आपको याद रखना है क्या, एलेना जो है महिला के विजेता है और पुरुष के विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच है पुरुष के विजेता है। ठीक है,
एलेना जो है आपका महिला का विजेता है, नोवाक जोकोविच जो है पुरुष के भी विजेता है विंबलडन 2022 के। अगला देखिए, और एक हम विंबलडन से मतलब जितना भी 4 गो मतलब जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसका एक छोटा सा वीडियो 5-6 मिनट के मतलब बना के डाल दिए, उसको आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जैसे कि आपका 18 नंबर है, मतलब क्या कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे? तो 18 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला जो नेशनल पार्क है आपका कहाँ पे? तो ये पश्चिम बंगाल में हाल ही में सुर्खियों में रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वॉन में किया गया। कहाँ पे किया गया? वॉन में। ये जर्मनी में है, ये कहाँ पे पड़ता है? जर्मनी में, ठीक है। तो ये जर्मनी भी लिखा हो सकता है या वॉन भी लिखा हो सकता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें चारों आपका शामिल ही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, जैसे कि पीटी उषा भी शामिल है, उसके बाद वीरेंद्र हेगड़े भी शामिल है, इलैया राजा भी शामिल है और विजेंद्र प्रसाद भी शामिल है। तो इसमें चारों जो है मतलब राज्यसभा में शामिल है, राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। तो मतलब ए बी सी डी सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 21 के आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोक प्रशासन विभाग से। किससे है? लोक प्रशासन विभाग में ये दिया गया है कि मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड जो है किसमें? लोक प्रशासन विभाग में। अगला देखिए, अगला जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें जो है कौन सा राज्य शीर्ष पे? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ओडिशा राज्य जो है ये आपका शीर्ष पे है। कौन सा राज्य? ओडिशा राज्य इसमें शीर्ष पे है। अगला देखिए, अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा किया है? तो आपका रूस के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ देंगे। कब तक? तो 2024 तक छोड़ देंगे। अगला देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबानी के रूप में चुना गया है? तो मेजबानी के रूप में भारत को जो चुना गया है ये 2025 के लिए, ठीक है। तो भारत में कब होगा? तो 2025 में होगा। कब होगा भारत में? तो 2025 में होगा। इससे पहले 2024 में जो कहाँ पे होगा? तो 2024 में होगा, ये बांग्लादेश में होगा। कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में मतलब होगा 2024 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 25 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य पुलिस ने EFIR जो प्रणाली का शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य के द्वारा यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स FIR जो है ये शुरू किया गया है? तो ये गुजरात राज्य के द्वारा किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया? तो भारतीय नौसेना से किसको सेवा मुक्त किया गया? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, INS सिंधु ध्वज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? INS सिंधु ध्वज हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे से सुन लेते हैं ना और हाथ में एक पेन और कॉपी लेते रहिए। जैसे कि इसका सिंधु ध्वज हुआ ना, तो यहाँ पे आपको कितना याद रखना, जैसे कि पनडुब्बी को अभी मतलब सेवा मुक्त किया गया और आपको ऐसे लिख लेना INS सिंधु, मतलब रफ में ही कर लेना है। रफ में भी किया रहेगा ना तो आपको जब 4 ऑप्शन दिखेगा ना तो वहाँ पे थोड़ा सा आप फोकस कर पाइएगा। समझ गए बातों को? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है कि डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव ऑफ वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ब्रिक्स से। किससे संबंधित है? ब्रिक्स से संबंधित है। और ब्रिक्स में कितने? 5 देश आते हैं। तो ये सब के बारे में आपको जानकारी होगा ही, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका मतलब 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमका दिवस 2022 समारोह आयोजित की है? तो ये जो है धमका दिवस कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ में की है। कहाँ पे की है? सारनाथ में की है। और ये बौद्ध मतलब भगवान बौद्ध से संबंधित है, भगवान बुद्ध से ये चीज़ें संबंधित है। अगला देखिए, अगला जो है आपका
29 नंबर कह रहा है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा ये आयुष मतलब जो प्रथा है ये जारी किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज जो है किस पे मतलब कार्य करता है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विद्युत के ऊष्मा प्रभाव पे ये कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? विद्युत के ऊष्मा प्रभाव पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए दोस्तों, अगर इस पीडीएफ की आपको ज़रूरत होगा तो एक बार जरूर बताइएगा, हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे अगर आप लोगों को ज़रूरत होगा तब, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मिलान करने वाला, जैसे कि आपका डीजल इंजन हो गया, सोलर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया और इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। तो देखिए जनरेटर जो काम करता है ये क्या करता है कि यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करता है, तो ऑप्शन ये इससे मिल जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? तो वो मतलब विद्युत ऊर्जा को किसमें? तो यांत्रिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। उसके बाद डीजल मतलब इंजन क्या करता है? तो डीजल जो होता है एक रासायनिक एनर्जी होता है जिसको वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ये इससे मिल जाएगा। उसके बाद सोलर सेल जो होता है क्या करता है? प्रकाश से विद्युत ऊर्जा ये बनाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मिलान हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 33 है, ये कह रहा है कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, देखिए गोलीय दर्पण जो होता है उसको द्रव में डुबाइए चाहे कहीं भी रहिए, उसके फोकस दूरी में कोई भी प्रभाव नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी प्रभाव इसमें नहीं। मान लीजिए कि ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, और मान लीजिए कि इसका फोकस अगर मान लीजिए कि अगर आप इसको एक सेकंड इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो मतलब ध्रुव हो जाता है, वहाँ पे इसका मतलब फोकस होता है, उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये इसको कहीं भी डुबाइए, पानी में डुबाइए चाहे आकाश में रखिए, ये डिस्टेंस कभी चेंज होने वाला नहीं ना, डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मतलब ये क्या हो रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना नंबर क्वेश्चन है? 33, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर जो है मतलब प्रभावित होता है। तो देखिए सबसे पहले बात v इजकल टू आप क्या जानते हैं? तो n और लेमडा जानते हैं, यही जानते हैं ना। और n यहाँ पे क्या है? तो इसको n को आप fn भी लिख सकते हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये चेंज नहीं होता है। जबकि आपका लेमडा जो वेवलेंथ होता है, जो तरंगदैर्घ्य होता है, ये चेंज होता है, और जो इसका वेलोसिटी जो होता है, वेग होता है, ये भी आपका चेंज होता है। तो ये दोनों में चेंजमेंट आते रहता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाए कि यानी कि वेग और तरंगदैर्घ्य जो होता है ये प्रभावित होता है, यानी कि चेंज हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यानी कि किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। तो सबसे पहले बात इसका फॉर्मूला आपको पता है, जैसे कि C बाई में कितना होता है? तो 100। हम ओरिजिनल फार्मूला पहले एक बार लिख देते, उसके बाद हम आपको बना देंगे। देखिए जैसे कि क्या होता है कि C माइनस में यानी कि 0 बटे में क्या होता है कि 100, ठीक है। और इक्वल टू में क्या होता है कि F माइनस में 32 और बटे में कितना होता है यहाँ पे? तो 180 होता है। जब इसको 0 को हटा दीजिए, ये 0 डिग्री मतलब ये सेंटीग्रेड में होता है, तो C बटे में कितना हो जाएगा? इसको अगर इसको काटिएगा तो 5 और इक्वल टू में कितना होता है? तो F माइनस में 32 बटे में 9। अब यहाँ कह रहा है कि ये जो है क्या है? दुगुना है। अगर इसको आप क्या मान लेते हैं? x मान लीजिए, तो इसको क्या मान लीजिएगा? तो 2x मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बटा में 5 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा? तो 2x माइनस में 32 और बटा में कितना हो जाएगा? 9। इसको इधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 9x हो जाएगा, ठीक है। और इसको इधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10x और माइनस में कितना हो जाएगा? तो 160 हो जाएगा, हो गया। इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? माइनस 160, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 160 हो जाएगा। तो 160 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि ये दोनों मतलब क्या हो जाएगा कि इसके दोगुना हो जाएगा, मतलब फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? तो डिग्री सेल्सियस के दोगुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। एक चीज़ आप और ध्यान में रखिए, जैसे कि आपको पूछेगा कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस कितना पे बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों बराबर होता है। अगला देखिए, अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। तो देखिए प्रकाश वर्ष वो होता है कि एक साल में प्रकाश के द्वारा जितना भी चला जाता है वही होता है प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं, यहाँ पे दिया है यानी कि प्रकाश द्वारा एक माह में चली गई दूरी नहीं है। एक माह जो है ना, यहाँ एक वर्ष हो जाता है, इसके जगह पे एक वर्ष हो जाता ना, तब ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ माह लिखा है इसीलिए ये भी गलत है। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक भी इसमें सही नहीं है। अगला देखिए,
अगला आपका 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉर्स में कितने जूल पर सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया वाट, तो एक हॉर्स में कितना, तो 746 वाट होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कह रहा है कि लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्योंकि देखिए गर्मी में किसी भी चीज़ का लंबाई जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। मान लीजिए कि ठंडा में इतना है तो गर्मी में थोड़ा सा इतना बढ़ गया, ठीक है। तो टी इक्वल टू आप क्या जानते हैं कि 2π√अंडर क्या होता है कि L/G होता है। और जब इसका लंबाई बढ़ेगा, इसके मतलब टी के कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टी भी बढ़ेगा। जब टी बढ़ गया मतलब टाइम बढ़ गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाए, मतलब टाइम अगर बढ़ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मतलब ये सुस्त हो गया ना, कि मतलब सपोज कीजिए कि यहाँ ए से लेकर के और बी तक आप जाने में 1 घंटा टाइम लेते थे, ठीक है। अब क्या हो गया कि टाइम बढ़ गया, मतलब क्या हो गया कि अब आप 1 घंटा 20 मिनट ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप मतलब टाइम बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सुस्त हो गया ना, मतलब धीरे धीरे चला, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा कि लोलक की लंबाई जो क्या होता है कि बढ़ जाता है गर्मी में, मतलब यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा कि लोलक की लंबाई क्या होता है कि बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये सुस्त हो जाता है। अगला देखिए, अगला आपका मतलब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालक का लक्षण क्या होता है, अति चालक का लक्षण क्या होता है। देखिए अति चालक जब ये होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है ना, बहुत कम हो जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 39 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि शून्य यानी कि परागम्य हो जाता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो बहुत कम हो जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये स्क्रीन टच जो है, जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं, स्क्रीन टच क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट नहीं है, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला देखिए, अगला जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे कि रेडियो एक्टिव का आविष्कार किसने किया था, तो बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिव का आविष्कार किया गया था। अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए भौतिक पर जैसे कि जल से वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन ही है, उसके बाद आपका पानी में चीनी का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, यानी कि ए और डी दोनों सही है। अगला देखिए, अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि परमाणु में कक्षाओं को भरने का जो क्रम को नियंत्रित करता है तो कौन करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अफबाऊ सिद्धांत जो है यही मतलब क्रम को भरने में मतलब क्या करता है कि नियंत्रण करता है। अफबाऊ प्रिंसिपल के द्वारा या अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा ही परमाणु के कक्षा को भरा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है। तो हीरा जो है आपका एक मूल तत्व है। क्या है हीरा, तो एक मूल तत्व है क्योंकि ये कार्बन का शुद्ध रूप है, ठीक है, जबकि सब कुछ में कुछ न कुछ आपका मिक्स है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो इसमें से तांबा सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तांबा सबसे अधिक क्रियाशील है, क्योंकि देखिए सोना चांदी ये सब अभिक्रियाशील नहीं होता है, और पारा भी जो है मतलब तांबा से बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पे अधिक पूछा गया तो तांबा जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 46 नंबर कह रहा है कि जैसे कि सोप स्टोन मुख्यतः, तो ये क्या है मुख्यतः सोप स्टोन, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट है। क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट है। अगला देखिए, अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है, ठीक है। तो तांबे के मिश्र धातु का इसमें से कौन नहीं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैसे कि रोज मेटल जो होता है, रोज मेटल और टाइप मेटल जो होता है इसमें आपका कॉपर यानी कि कॉपर तांबा नहीं होता। बाकी जैसे कि आपका पित्तल कांसा हो गया इसमें तांबा होता है, जर्मन सिल्वर और रोल गोल्ड हो गया इसमें भी तांबा होता है, गन मेटल और डेल्टा मेटल हो गया इसमें भी तांबा होता है, ठीक है। तो इसमें आपका नहीं होता है। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि पित्तल में आपका क्या होता था कॉपर, यानी कि कॉपर प्लस में आपका जिंक होता है, जबकि कांसा में क्या होता है तो कॉपर, इसमें क्या होता है कॉपर यानी कि तांबा, कॉपर प्लस में क्या होता है तो टीन एसएन होता है, ठीक है। उसी तरह से जर्मन सिल्वर में क्या होता है तो यानी कि कॉपर जिंक और निकेल होता है। आप सुन लीजिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है तो कॉपर जिंक और निकेल होता है, और रोल गोल्ड में क्या होता है तो इसमें कॉपर जिंक और टीन होता है। उसके बाद जो आपका डेल्टा मेटल में क्या होता है तो कॉपर जिंक और आयरन होता है, और उसके बाद जो है आपका मतलब नीचे दोनों वाला होता है, इसमें तो कॉपर होता ही नहीं। अगला देखिए, अगला आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, यानी कि पहले से रेड है उसके बाद उसको ब्लू में बदल दे। इसके मतलब ये बेस होगा, जब बेस होगा तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा तो 7 से अधिक होगा। मतलब ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें जितना भी है वो सब एसिड है, और ये क्या करता है कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, एसिड का काम ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि लाल से ब्लू में कर रहा है, नीला में कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये बेस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब इसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए तो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। अगला देखिए,
अगला आपका कि बेकिंग सोडा क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो NaH और CO3 होता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका कार्बोनेट, ये हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया और ये आपका सोडियम हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, तो इसमें 1, 2 और 3 सही है, 1 भी सही, 2 भी और 3 सही है। जैसे कि आपका टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन जो है बहुलक है। ठीक है, जबकि नियोप्रीन क्या है, संश्लेषित रबर है, और पॉलीथीन क्या है, तो पॉलीथीन का एक बहुलक है, पॉलीथीन क्या है, तो पॉलीएथीन का एक बहुलक है, जबकि आपका ये गलत है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा 50 का आंसर। अगला देखिए, अगला आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका फल से प्राप्त होता है, लेकिन एक ध्यान रखिए, कच्चा फल से ये प्राप्त होता है। किससे, मतलब कच्चा फल से प्राप्त होता है, मॉर्फिन प्राप्त होता है किससे, तो ये आपका कच्चा फल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम जो है आपका ATP परमाणु को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है। ठीक है, तो ये कहाँ से उत्पन्न होता है अधिकतम जो आपका परमाणु, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्रेब्स चक्र से प्राप्त होता है। जो आपका ATP जो मैक्सिमम जो प्राप्त होता है कहाँ से, तो क्रेब्स चक्र से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 55 के मतलब 52 के बाद 53 वाला पेज छूट गया है, वही पेज रिपीट हो गया है। तो ये जो आपका 5-7 क्वेश्चन यहाँ पे जो मतलब गलत से लग गया है दूसरा, तो इसको हम अगले वीडियो में आपको कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद आगे देखिए फिर 62 से, मतलब 55 से लेकर 62 के बीच में मतलब जो 7-8 क्वेश्चन आपका बच गया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शामिल कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे PDF ये बन चुका था। ठीक है, तो इसको पूरा को मतलब फिर से ये करना पड़ता है, इसीलिए हम वो अगले वीडियो में शामिल कर देंगे। देखिए आपका अगला जो 62 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 62 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है। ठीक है, तो इसमें से कौन असत्य है, तो मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा कि ठीक है, इसमें से आपका असत्य जो है मतलब 62 के आंसर जो आपका असत्य क्या है, तो A और D जो है आपका क्या है, तो असत्य है। ठीक है, जैसे कि आपका A और D जो है असत्य है, जबकि आपका B और C सही है। तो ये दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये दोनों तो आपका गलत है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर यही दोनों होगा। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, लेकिन B जो है और C ये सही है चीज़ें, लाइन जो लिखा है सही, इसको पढ़ लीजिए। जैसे कि मार्टिन बर्ड को यानी कि उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक माना जाता है, तो बिल्कुल सही है, मार्टिन बर्ड को माना जाता है। अगला आपका कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय यानी कि लगान व्यवस्था लागू किया था, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है कि बिहार में रैयतबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू है, तो नहीं, ये जो था दक्षिण भारत में था रैयतबाड़ी जनरली। तो ये आपका मतलब क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 63 नंबर है, कह रहा है कि कम्युनिटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार उड़ीसा में प्रचलित थी। कहाँ पे ये प्रचलित थी, तो बिहार उड़ीसा में प्रचलित था। अगला आपका 64 नंबर है, कह रहा है कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1857 के विद्रोह से संबंधित है। इस पुस्तक का नाम क्या है, तो असबाब ए बगावत ए यानी कि ए हिंद नामक पुस्तक, और इसका संबंध जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित है। अगला देखिए, अगला आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 14 जून यानी कि 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो भारत के विभाजन के प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कब, तो 14 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था और दिल्ली में प्रस्तुत किया गया था। तो ये सभी कुछ को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निराश्रित यानी कि निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो मुक्ति सदन की स्थापना ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मधुसूदन दत्त के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। किसका, नील दर्पण का। ठीक है, नील दर्पण का जो अनुवाद है अंग्रेजी में किया गया था मधुसूदन दत्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा।
अगला देखिए, अगला आपका जो 69 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में, यानी कि भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुआ था। तो अंग्रेजों के समय में भारत में प्रथम जनगणना हुआ था, ये हुआ था कब? तो 1872 में, और ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में पहली जनगणना हुआ था। जबकि अगर आपसे पूछे कि नियमित जनगणना, तो ये 1881 से शुरू हो गया नियमित जनगणना, और ये रिपन के कार्यकाल से शुरू हुआ था। अगला देखिए, अगला आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। बिल्कुल ये सही बात है। तो किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा ये बात कहा गया था। मतलब अगर कोई भी समाज के अंदर कोई बुराइयाँ आता है, तो जब तक कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं होता है तब तक वो बुराइयाँ नहीं खत्म होता है। ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन का बहुत ज़रूरत है समाज को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो हुआ था ढाका में हुआ था। कहाँ पे? यानी कि ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ पे? यानी कि बांग्लादेश में, ढाका में हुआ था। तो क्वेश्चन में कोई भी नहीं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ये 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था, ये क्या हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अगला देखिए, अगला आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवध किसान सभा के स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 73 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। किसका? तो अवध किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा? तो बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 74 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे मतलब कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, इसमें से पूछा जा रहा था। इसमें जितना भी दिया गया सभी आपका सुमेलित है। जैसे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था, ये 1927 में ही हुआ था। जबकि भारत कब आया था? तब फरवरी 28 में, मतलब 1928 में भारत आया था। जबकि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, का रहा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार, यानी कि स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके मतलब संपादक कौन थे? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मतलब सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। मतलब यहाँ पे कह रहा है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सुमेलित नहीं है, जबकि ए, बी और सी सुमेलित है। ये जैसे कि कानपुर से नाना साहब थे, और उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली थे, मतलब जो क्रांति था उसका नेतृत्व कर रहे थे। और फतेहपुर से कौन? तो अजीमुल्ला थे। जबकि फैजाबाद से कौन थे? तो फैजाबाद से जो आपका थे तो मतलब मौलवी अहमद उल्ला थे। फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमद उल्ला थे फैजाबाद से, बख्त खान नहीं थे। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 77 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? तो 77 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पावना विद्रोह के समय कहा गया था। क्या कहा गया था पावना विद्रोह के समय? कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 78 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा 78 का जो आंसर हो जाएगा, मतलब कौन सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सही है। कह रहा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। क्या कह रहा है कि देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस 79 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था। एक बार और देख लीजिए, क्या कह रहा है कि देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। अगला देखिए, अगला जो आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है
कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? तो वकीलों की अध्यक्षता किया गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भोला भाई देसाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भोला भाई देसाई के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले ये चंपारण आंदोलन क्या थे? ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल किए थे, उसके बाद खेरा, तब असहयोग आंदोलन। ये चंपारण जो है ये कब किए थे? तो 1917 में अहमदाबाद बिल किए थे, 1918 में। उसके बाद खेरा आंदोलन भी 18 में हुआ था, लेकिन ये हुआ था आपका फरवरी में, और खेरा आंदोलन आपका मार्च में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन यानी कि 20 से 22 में किए थे। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 82 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में यानी किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुआ? तो किस क्षेत्र में हुआ सर्वाधिक व्यापक स्तर पे? तो 82 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत में हुआ था। अभी जिसको आप यूपी बोलते हैं यही लगभग संयुक्त प्रांत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 83 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, और उस समय बिहार के जो आपका मतलब लेफ्टिनेंट थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। कौन थे? एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 84 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल यानी कि नेपाल के राजविलास के जंगल में युवकों को अग्नेयास्त्र चलाने का जो परीक्षण किसके नेतृत्व में दिया जा रहा था? मतलब अस्त्र शस्त्र जो है मतलब चलाने का जो मतलब नेपाल के एक जंगल था वहाँ पे दिया जा रहा था, उस जंगल में। तो किसके द्वारा परीक्षण किया जा रहा था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो 84 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब सरदार नित्यानंद के द्वारा ये परीक्षण दिया जा रहा था, मतलब ट्रेनिंग दिया जा रहा था। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, कह रहा है कि एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ? तो एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया का गठन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 86 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो विजयनगर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। कब? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। अगला आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, कह रहा है कि हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य हैं? तो इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब यहाँ जो भी दिया गया सब सत्य है हुमायूं के मकबरा के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिए। जैसे कि आपका यानी कि इस मकबरा का निर्माण जो है 1565 में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने शुरू किए थे, ये बात बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है आपका कि दोहरे गुंबज वाला यह भारत का प्रथम मकबरा था, ये भी आपका सही है। अगला है कि चारबाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरा में हुआ था, ये भी सही है। अगला है कि इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, ये भी सही है। तो ये सभी फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकता है 1 या 2 फैक्ट आपको देकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 88 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था? तो असीरगढ़ का अभियान जो था अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 89 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोहों के दमन के लिए 4 जो है अध्यादेश जारी किए थे? तो इसका आंसर जो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, विद्रोहियों के लिए क्या किए थे कि मतलब अध्यादेश जारी किए थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 90 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत का क्या कार्य था? दीवान ए रियासत का क्या कार्य था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाजार नियंत्रण इसका कार्य था। और ये बाजार नियंत्रण जो मतलब किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 91 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फुतुहु अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इस ग्रंथ के जो लेखक है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ईसामी है। इसके लेखक कौन है? ईसामी है। ठीक है, अगला देखिए,
अगला जो आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ और तथा अन्य वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रवरसेन प्रथम के द्वारा किया गया था। 4 अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 93 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सोलंकी वंश की स्थापना जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मूलराज प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मूलराज प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अगला जो आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है? तो ये पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, मतलब जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इन्हीं के अनुयायी, मतलब इनके जो दास थे, अनुयायी थे, जो इनको फॉलो करते थे, उसको क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ कहा जाता है। जबकि महावीर स्वामी जो है ये 24वें नंबर के तीर्थंकर है जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 95 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मौर्यकालीन शासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था? तो ये लक्ष्मणा अध्यक्ष कहलाता था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला आपका 96 नंबर है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी जो स्थल है कौन सा है? तो पश्चिमी के मतलब जो इधर होगा तो ये पाकिस्तान साइड में होगा, तो सुतका गंडोर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 97 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, मतलब अभिधम पिटक का जो है संकलन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। अगला 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन है कि अश्वघोष जो थे, यानी कि अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है कि उदयगिरी गुहालेख में किस गुप्त शासक के विजयों का मतलब उल्लेख है? तो उदयगिरी जो गुहालेख है इसमें किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है। अगला देखिए, अगला आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? तो कूरल है किसे? तमिल भाषा से संबंधित है। किस भाषा से? तो ये आपका तमिल भाषा से संबंधित है। दोस्तों ये एक्चुअली इसमें कितना क्वेश्चन है? तो 150 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 100 तक हो गया, आगे जो 50 क्वेश्चन बचेगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें आपको मैथ का भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो सोच रहा हूँ ना कि इसको 2 वीडियो में कर देता हूँ। अभी तो आपको मैं कितना तक करा दिया हूँ? तो 100 तक। आगे जो है उसमें मैथ का थोड़ा सोल्यूशन भी आपको करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो सोच रहा हूँ कि इस वीडियो कितना देर का हो गया मैं देख लेता हूँ। देखिए ये 42 मिनट का हो गया, एक और वीडियो होगा आगे आधा मतलब घंटा का लगभग। ठीक है, 30 मिनट का होगा। तो आज इतना ही तक रख लेते हैं, 100 तक। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ये PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इसके बाद जो होगा लगभग 30-40 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि उसमें मैथ भी है तो सब सोल्यूशन कराना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको 40 जो आपको मिलेगा GK GS करंट अफेयर का ही मिलेगा और 10 आपको मैथ का मिलेगा। तो ये सभी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक और दोस्तों के साथ जरूर करिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।